Hello and welcome to ICSE Exam Square. Today I am up with another video, MCQs on your economics chapter, Theory of Demand and Money. So without further wasting time, let's move on to question number 1. Question number 1 says, which of the following statement is incorrect? Option A, desire is a mere wish to have a commodity. तो हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है. डिजायर जो होता है हमारा सिर्फ विश होता है. ऑप्शन नंबर बी, वांट इज एन इफेक्टिव डिजायर. ऑप्शन नंबर सी, डिजायर इज एन इफेक्टिव वांट. एंड ऑप्शन नंबर डी, when a person is ready to purchase a particular commodity at a particular price and at a specific time, it is called a demand. तो ऑप्शन डी हमारा सही डेफिनेशन दिया हुआ है डिमांड का. तो अब इनकरेक्ट हमारा बी या सी में से एक हो सकता है. तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजायर इज एन इफेक्टिव वांट. क्योंकि डिजायर जो है वो इफेक्टिव वांट नहीं होता है, वांट इफेक्टिव डिजायर होता है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. द एग्रीगेट ऑफ द क्वांटिटी of a particular commodity that all consumers or households are willing to buy at a particular price and at a specific time is called. एग्रीगेट यहाँ पे मीन्स हो गया हमारा टोटल क्वांटिटी जो कि सारे ऑल कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड्स को चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम. अब यहाँ पे ऑल वर्ड लिखा हुआ आ गया है तो ये हमारा की वर्ड है. हमारा करेक्ट आंसर होगा मार्केट डिमांड. अगर ऑल वर्ड नहीं होता, इंडिविजुअल का होता तो इंडिविजुअल डिमांड होता या हाउस होल्ड डिमांड होता. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is also called autonomous demand? हमें बताना है कि ऑटोनोमस डिमांड का दूसरा नाम क्या है. ऑप्शन ए, कॉम्पिटिटिव डिमांड. ऑप्शन बी, डिराइव डिमांड, जॉइंट डिमांड या डायरेक्ट डिमांड. तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज डायरेक्ट डिमांड. ऑटोनोमस वर्ड हमारा इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट और हमारा डायरेक्ट डिमांड इंडिपेंडेंट होता है. Question number 4. The law of demand states the dash relationship between price of commodity and quantity demanded. तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कौन सा रिलेशनशिप बताता है प्राइस में और क्वांटिटी में. तो ये बताता है कि अगर प्राइस हमारा बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड हमारा डिक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे एक एरो ऊपर जा रही है, एक एरो नीचे जा रही है, तो ये हमारा इनवर्स रिलेशनशिप बताता है. इनवर्स नहीं तो अगर ऑप्शन में नेगेटिव होता तो आपका करेक्ट आंसर नेगेटिव होता. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन टू द लॉ. अजम्पशन दैट इज कौन कौन सी चीजें कंस्टेंट होती है. हमें बताना है नॉट एन अजम्पशन, इनमें से कौन सा कंस्टेंट नहीं होता है जब लॉ ऑफ डिमांड काम करता है. कंस्टेंट कंज्यूमर्स इनकम, constant price of the commodity, constant price of related goods या constant taste and preferences of the consumers. तो हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस चेंज होता है. जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था, प्राइस ही एक ऐसा फैक्टर है जो लॉ ऑफ डिमांड में ऊपर नीचे होते रहता है, बाकी सारे फैक्टर्स कंस्टेंट रहते हैं. तो यहाँ पे कंस्टेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी गलत दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is a graphical representation of demand schedule? डिमांड शेड्यूल जो कि हमें इंफॉर्मेशन बताता है कि कितने प्राइस बढ़ने पर कितना डिमांड घटा और एंड वाइस वर्सा. तो या इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं. अगर वो इंडिविजुअल के लिए होगा तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलेंगे, मार्केट के लिए होगा पूरे मार्केट के लिए तो मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है. ऑप्शन डी, डिमांड कर्व. तो हमारा एप्रोप्रिएट है डिमांड कर्व. डिमांड कर्व भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व का ये इसका सब पार्ट्स है. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज डिमांड कर्व. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ. नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. इनमें से कौन सा है
जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। फर्स्ट है फेथ इन क्वालिटी, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स। हाँ, तो कंज्यूमर इग्नोरेंट होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस का, बस उसे लगेगा कि अगर हाई प्राइस है तो हाई क्वालिटी गुड्स होगा और वो परचेज कर लेता है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि आपका जो लग्जरी गुड्स होता है वो सब हो गया, ऐसे केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। और गिवन गुड्स यानी कि जो नॉर्मल गुड्स है जो कि जिसके ऊपर कंज्यूमर अपना लार्ज पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करता है एंड दैट्स मैंडेटरी, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फेथ इन क्वालिटी। इस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। The word money is derived from word dash word moneta। मनी जो है वो हमारा मोनेटा वर्ड से बना है और ये कौन सा वर्ड है? इज इट फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और जर्मन? करेक्ट आंसर होगा हमारा लैटिन, इट इज अ लैटिन वर्ड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज and at the same time acts as a measure and store of value is which definition of money? यहाँ पे ये मनी का डेफिनेशन दिया है, हमें बताना है ये कौन सा डेफिनेशन है। लीगल डेफिनेशन, नैरो डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन या ब्रॉड डेफिनेशन? तो डेफिनेशन में आप देख सकते हैं ये मनी का फंक्शंस बता रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, मेजर भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, तो ये हमारा फंक्शनल डेफिनेशन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज फंक्शनल डेफिनेशन। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज अ डैश फंक्शन ऑफ मनी। यहाँ पे हमें बताना है कि जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है वो मनी का कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिजेंट या नैरो? तो ये इंडिविजुअल के ऊपर फर्क पड़ता है इसका, तो ये हमारा कंटिजेंट फंक्शन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do like and subscribe to my channel and stay tuned.